जी हां दोस्तों, अजीत पवार के न होने से बदली महाराष्ट्र की राजनीति। दिल्ली के लिए बढ़ी चुनौती, वोट बैंक छिटकेगा, गठबंधन टूटने का भी है खतरा। दोस्तों, क्या अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में अब बीजेपी की असल परीक्षा होने वाली है? क्या आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे की मांगों के सामने बीजेपी घुटने टेक देगी? अजीत पवार के निधन के बाद दोस्तों ऐसे ढेरों सवाल जहन में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की एक विमान हादसे में मौत हो गई। अजीत पवार बुधवार को सुबह मुंबई से बारामती के लिए एक विशेष विमान से रवाना हुए थे। लैंडिंग के समय विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पवार परिवार के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बड़ा सियासी झटका भी इसे माना जा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार 7 बार विधायक और 6 बार डिप्टी सीएम रहे। यही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले भी वो वित्त मंत्री रहे। महाराष्ट्र की राजनीति के सियासी धुरी माने जाते थे, तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपनी सियासी बैलेंस को बनाए रखने के लिए साथ मिलाकर भी रखा था। अब अजीत पवार के अचानक निधन से महाराष्ट्र के साथ साथ एनसीपी की राजनीति भी बदल गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, अजीत पवार की दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हनक थी। संसद में फिलहाल अजीत पवार की पार्टी के 4 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा में 1 सदस्य हैं और राज्यसभा में अजीत पवार की पार्टी के 3 राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा में सुनील दत्तात्रेय सांसद हैं, तो वहीं प्रफुल्ल पटेल और सुनेत्रा पवार और नितिन लक्ष्मण राव यादव राज्यसभा में सांसद हैं। अजीत पवार की पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार को भी समर्थन प्राप्त है। मोदी सरकार 3.0 में भी अजीत पवार का सहयोग है। दोनों ही सदनों में बीजेपी के लिए एनसीपी सियासी अहमियत रखती है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत महाराष्ट्र की विधानसभा में उनकी पार्टी की है, यानी एनसीपी की है। महाराष्ट्र की विधानसभा में अजीत पवार की अपनी सियासी अहमियत रही है। अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायक 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनकर आए थे। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के 40 विधायक रह गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, जिसमें से बीजेपी के 132, शिंदे की शिवसेना के 57 और अजीत पवार की पार्टी के 41 विधायक थे। महायुति के लिए सियासी ताकत अजीत पवार माने जाते थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को भी उतार दिया था और इस तरह बारामती में सुप्रिया बनाम सुनेत्रा के बीच सियासी जंग हुई। इसमें सुप्रिया सुले भारी पड़ी और अजीत पवार की पत्नी को हार का मुंह देखना पड़ा। यह हार अजीत पवार के लिए झटका थी। उसके बाद वो दोबारा से उभरे, विधानसभा और निकाय चुनाव में भारी पड़े। दोस्तों, विधानसभा और लोकसभा में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के विधान परिषद और निकायों में भी अजीत पवार का सियासी दबदबा था। विधान परिषद में अजीत पवार की एनसीपी के 9 एमएलसी हैं और इस तरह से विधानसभा में 41 और विधान परिषद में 9 सदस्य हैं। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में एनसीपी की सियासी ताकत है और वहीं अजीत पवार की पार्टी के तमाम शहरी निकायों में भी कब्जा है। नगर निगम चुनाव में अजीत पवार की पार्टी के 167 नगर सेवक अलग अलग शहरों में जीते हैं। इसके अलावा अजीत पवार की पार्टी ने 37 नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पर भी काबिज अपने आप को रखा हुआ है और पुणे जिले के 17 में से 10 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के एनसीपी के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायतों में भी। दोस्तों, ऐसे ही बीएमसी में 3 और ठाणे में 9, जलगांव में 1, कोल्हापुर में 4 और इसके अलावा प्रभारी में 9, पुणे में 27, नागपुर में 1 और पिपरी चिंचवाड़ में 37 नगर सेवक एनसीपी के ही हैं। और अब जब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे, तो महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री बदलाव के आसार हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री बदलाव दिखाई देंगे। अजीत पवार अपने सांसदों और विधायकों के दम पर सियासी पावर बनकर एक तरह से बनाकर उन्होंने रखा हुआ था। केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रखा था।
तो महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल थे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2022 में हाथ मिलाया तो बीजेपी को मुख्यमंत्री पद से समझौता भी करना पड़ा था। एकनाथ शिंदे के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने के लिए ही देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को अपने साथ मिलाया था। दोस्तों, अजीत पवार की पार्टी के पास 41 विधायक थे। इस तरह से शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया था, बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अपने ही कब्जे में ले ली। बीजेपी ये सब कुछ अजीत पवार के जरिए ही कर सकी थी, क्योंकि एनसीपी के पास 41 विधायक थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। इसके अलावा दोस्तों, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, दत्तात्रेय भरने, आदित्य तटकरे, नरहरि झिरवाल सभी मंत्री शामिल हैं। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अजीत पवार केंद्र की राजनीति में भी सियासी हनक उनकी है, सियासी हैसियत रखते हैं। दोस्तों, भले ही उनके कोटे से कोई भी मंत्री मोदी सरकार में ना हो, लेकिन राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक अजीत पवार ताकत रखते हैं। इसकी बदौलत मोदी सरकार में उनकी अपनी अहमियत है, हैसियत है। राज्यसभा में सरकार के कई अहम विधेयक को पास कराने में रोल भी अदा करते हैं। दोस्तों, अजीत पवार ने 5 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड तोड़ छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसके बावजूद अजीत पवार लंबे समय से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे, खासकर मुख्यमंत्री बनने की अपनी आकांक्षा को लेकर, महत्वाकांक्षा को लेकर। कहा जाता है 2004 से अजीत पवार का मानना था कि उनके चाचा ने उन्हें इस पद के लिए अनुचित रूप से नजरअंदाज किया। इस बार दरकिनार किए जाने की उनकी निराशा अंततः विद्रोह में बदली जब उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और पिछले साल एक बार फिर उप मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। अजीत पवार के मन में एक कसक हमेशा से रही कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा थी, उनका मन था। दोस्तों, 2004 में वो मौका आया था जब अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अजीत पवार और शरद पवार में बुनियादी अंतर यह था कि शरद पवार बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन अजीत पवार एक मैनेजर के तौर पर अच्छे थे। अजीत और उनके साथ शामिल हुए एनसीपी के 3 अन्य नेता प्रफुल्ल पटेल और इसके अलावा छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ ईडी की जांच के दायरे में थे और तब बीजेपी खेमे में आए थे। बीजेपी खेमे में आए। दोस्तों, शरद पवार की छाया में 20 से ज्यादा साल बिताने के बाद उन्हें लगा कि चाचा उनके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। एनसीपी का गठन 1999 में हुआ था। अपनी स्थापना के 25 सालों में एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2004 में ही किया था। तब उसने 71 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई थी। अजीत पवार के लिए मुख्यमंत्री बनने का यह अच्छा मौका था, लेकिन दोस्तों, एक सप्ताह के गठबंधन की वार्ताओं के बाद से कांग्रेस के विलासराव देशमुख को शीर्ष पद मिला और एनसीपी के अंदर आर पाटिल ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब भी अजीत को एनसीपी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल था। उनका मानना था कि उस समय यूपीए सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे पवार ने उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया। संभवतः पवार राज्य की राजनीति में अपने नियंत्रण को छोड़ना नहीं चाहते थे। दोस्तों, पारिवारिक समीकरणों ने भी पवार और अजीत के रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया। अपने भतीजे को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने के बाद शरद पवार ने 2005 में अपनी बेटी को राजनीति में उतारा। राज्यसभा सदस्य के रूप में सुप्रिया सुले ने शुरू में राज्य की राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन बाद में अजीत के लिए एनसीपी के महाराष्ट्र मामलों में उनके हस्तक्षेप की अनदेखी करना मुश्किल हो गया। बहरहाल 5 फरवरी से महाराष्ट्र जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी के प्रचार के लिए अजीत पवार बारामती जा रहे थे। यहां वो जनसभा भी करने वाले थे। 4 जनसभाओं को संबोधित करना था अजीत पवार को। एनसीपी का पूरा दायित्व अजीत पवार के ऊपर ही था। अजीत पवार का निधन तब हुआ जब शरद पवार राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। जिला परिषद के चुनावों में अजीत पवार अपने चाचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे और अब मुझे लग रहा है कि पूरी सहानुभूति शरद पवार के साथ जाएगी। बीजेपी के उभार के बाद से महाराष्ट्र में मराठा नेताओं की हैसियत कमजोर हुई है और इसका एहसास
प्रदेश में सबको है। दोस्तों, मराठा जाति का वर्चस्व खेती, शिक्षा, बैंकिंग पर खत्म हो चुका है। शरद पवार के साथ अब मराठा जाति की सहानुभूति आएगी। ग्रामीण महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर भी मराठा जाति की पकड़ है और इन्हें अब लग रहा है कि बीजेपी के आने से उनकी पकड़ कमजोर पड़ने वाली है या कमजोर पड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 132 सीटें जीती थी, यानी साधारण बहुमत से 12 सीटें कम। इस सरकार के साथ शिवसेना के 57 विधायक हैं और 41 विधायक एनसीपी के अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी अगर इस सरकार से हट जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भले ही सरकार सत्ता में बनी रहेगी लेकिन फर्क दूसरी तरह से पड़ेगा। दोस्तों, मराठा जाति अजीत पवार के निधन के बाद यह सोचेगी या सोच रही होगी कि उनके पास है कौन? शरद पवार। शरद पवार तो खुद ही जीवन के सांधे काल में उस दौर में है कि सियासी हैसियत भी कम है, पकड़ भी कम है, यानी पूरा मराठा तबका अब सोचेगा कि उन्हें किस तरफ रुख करना है, किस तरफ जाना है, किसके हाथ में नेतृत्व देना है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव के बीच अपनी ताकत बनाए हुए थे और यह बड़ी बात थी। बीजेपी और शिवसेना दोनों हिंदुत्व की राजनीति करती है। शिवसेना क्षेत्रीय पार्टी होकर भी वैचारिक रूप से राष्ट्रीय है। ऐसे में अजीत पवार महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति के बड़े नेता थे और उन्होंने पिछले चुनाव में भी यह साबित कर दिया था कि एनसीपी की पकड़ उन्हीं की है, ना कि शरद पवार की है। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार स्थिर रहेगी लेकिन मराठा राजनीति का उभार हो सकता है। दोस्तों, एनसीपी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट हो सकती है और यह बीजेपी की मजबूती के हक में नहीं होगा। अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे की शक्ति को संतुलित करने के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर अजीत पवार का साथ नहीं होता तो नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ सकते थे अगर अजीत पवार का साथ नहीं होता तो। ऐसे में बीजेपी के पास विकल्प था कि वो अजीत पवार के साथ सरकार बना ले। तो कह सकते हैं आने वाले समय में बीजेपी के लिए तो अच्छा नहीं रहने वाला, हालात ऐसे ही बता रहे, यानी अजीत पवार का निधन बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकता है। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।